So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11 चैप्टर ज़ूलॉजी सेक्शन, है ना। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या बात करा था उसके बारे में बस रिकैप दे देती हूँ, फिर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया पहले ब्रीदिंग होता क्या है, ब्रीदिंग रेस्पायरेशन में डिफरेंस, उसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। आई होप सो आपने पूरा उसको रिवाइज कर लिया है, एनसीईआरटी भी एक बार ही रीड कर लिए है ना। सो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब इसको पढ़ने से पहले मैं दो चीज़ आपको बेसिक बताना चाहूँगी, आपको पता भी होगा बट डेफिनेटली मैं उसको लेके चलूँगी, उसको बताऊँगी पहले, ताकि जो बच्चे को पता नहीं है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ना। चलो तो पहले मैं ये बताती हूँ आपको डॉर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, किस साइड को डॉर्सल साइड बोलते हैं। हमेशा बोलता है ट्रेकिया कैसा है, अगर बोल देगा डॉर्सल है वेंट्रल है तो आप समझ नहीं पाओगे कि ट्रेकिया है तो, लेकिन डॉर्सल वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, वेंट्रल वर्ड क्या डिनोट कर रहा है। क्लियर। सो देखो हमारा जो फेस वाला पार्ट है लाइक दिस साइड ऑफ आवर बॉडी इट इज वेंट्रल, और जो हमारा बैक साइड है जहाँ पे वर्टिकल कॉलम है बाकी का बैकबोन वगैरह है वो होता है डॉर्सल। क्लियर। तो दो चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, डॉर्सल वेंट्रल। वेंट्रल यानी कि हमारा दिस फ्रंट पोर्शन एंड डॉर्सल यानी कि हमारा वर्टिकल कॉलम और बाकी के जो पोर्शन है वो है डॉर्सल। क्लियर। चलो तो एक ये बेसिक था, और दूसरा पैलेट क्या होता है, बकल कैविटी नेजल कैविटी, उसके बारे में डिफरेंस। जैसे कि मैं डायग्राम बनाती हूँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला जहाँ नोज है उससे ऊपर वाला दैट इज नेजल मैंने बनाया है, दिखा रही हूँ यहाँ पे, एंड माउथ के नीचे वाला बकल कैविटी। क्लियर। इसके बीच में एक बाउंड्री होता है लाइक दिस। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, एंड दिस इज नोन एज पैलेट। ये बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए ना। तो नेजल कैविटी बबल कैविटी के बीच में एक सेपरेशन बाउंड्री होता है, उसको हम लोगों ने नाम दिया पैलेट। क्या नाम है, एक बार और बोलना है, पैलेट। अब ये होता क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता तो दिया, ये सेपरेशन बाउंड्री है बिटवीन नेजल कैविटी बबल कैविटी। क्लियर। बट अगर 2-3 महीने बाद पढ़ो याद ही ना आए कि पैलेट क्या था तो इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा। पैलेट यानी कि फर्स्ट पॉइंट इट इज अ separation boundary between nasal cavity and buccal cavity। मैंने जो पॉइंट आपको बताया उसी को मैंने लिखा। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, फूड कहाँ से एंटर करेगा, फूड एंटर वेयर माउथ into the buccal cavity। क्या बोला मैंने, food enters via mouth into buccal cavity। और एयर किस चीज से एंटर करेगी, तो नेजल कैविटी। क्लियर, बेसिक है। थर्ड पॉइंट हमारा आएगा, एयर एंटर्स थ्रू नेजल कैविटी। तो बस दो बेसिक चीजें मैंने अभी बताया, डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, और एक छोटा सा डायग्राम बनाया पैलेट क्या होता है। क्लियर। चलिए आपको इसको नोट डाउन करना है, फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर, आप इसको लिखो। आई होप सो आपने लिख लिया है। चलो मैं इसको मिटाती हूँ और स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझाती हूँ। पहले देखो, हमारे पास क्या है, 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो हमें दिखाई दे रहा है अभी, उसके बाद आता है नेजल चैम्बर एंड देन वी हैव 2 इंटरनल नॉस्ट्रिल जो कि विजिबल नहीं है बट स्टिल भी प्रेजेंट है। तो पहला क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इट लीड्स टू नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद क्या आता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्लियर हुआ इतना? अब इंटरनल नॉस्ट्रिल किसको लीड करता है, फेरिंग्स को। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है, वहां से फूड भी एंटर करती है और एयर भी एंटर करती है। क्लियर? चलो इसके बारे में लिखते हैं। पहला मैंने क्या बताया, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे, है ना, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन फ्री ना हो। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या फिर तुम बोल सकते हो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर्स। क्लियर? सेम चीज है। या फिर नेयर्स, इट लीड्स टू नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद आता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या फिर सेम चीज है, इंटरनल नॉस्ट्रिल या इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल या फिर नेयर्स वो किसको लीड करता है, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स लैरिंग्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा हुआ है ना, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जितना एनसीईआरटी में 2 पॉइंट दिए होंगे उसको बताएंगे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? अब फेरिंग्स के बारे में लिखते हैं। फेरिंग्स क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज। आपको क्या करना है, यहीं पे छोटा सा ब्रैकेट में देके लिख लेना है और इसी को कंटिन्यू करना है। क्लियर? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, कैसा ये सब दिखाई देगा वो देखो। छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये वाला है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। तो फर्स्ट नंबर ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, देन वी हैव नेजल चैम्बर, ये क्या है सेकंड पॉइंट, और थर्ड वाला इंटरनल नॉस्ट्रिल वो तो हमें विजिबल भी नहीं है ना, तो यहाँ कहीं पे इंटरनल नॉस्ट्रिल होगा। देन इट विल लीड्स टू फेरिंग्स। किसको लीड करेगा, फेरिंग्स को। क्लियर? तो इसके बाद का मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगी। पहले आप इसको सीरियल वाइज बनाते चलना है ना, इधर मत लेना, आपने सीरियल वाइज लेके चलना है। एक फुल पेज लेना है, उसको डायरेक्ट सीधा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड यू विल कंप्लीट दैट टॉपिक। क्लियर? तो आप इसको बना लो, फिर मैं 5th पॉइंट पे आती हूँ, दैट इज लैरिंग्स, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्लियर? लिखो आप इसको। अब हम लोग 5th पॉइंट पे आते हैं, दैट इज लैरिंग्स। क्लियर? आई होप सो आप लिख रहे होंगे। एनसीईआरटी की एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं होगी, है ना। फिफ्थ पॉइंट है लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? इसको पहले क्या लिखेंगे, साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन। मैं आपको एक बार लास्ट में फ्लो चार्ट बनवा दूंगी, है ना, कि मैंने कौन कौन से पॉइंट कहाँ पे एक कॉर्नर में मैं पूरा बना दूंगी। क्लियर? उसमें पूरा डिटेल नहीं लिखूंगी, सिर्फ नाम लिखूंगी कि ऐसा ऐसा सीक्वेंस हमारा फॉलो हुआ था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन। अब साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब ये भी तो जानना है ये बना किस चीज से होता है ना। तो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज पता होगा क्या होता है कार्टिलेज। क्लियर?
सो इट इज मेड ऑफ कार्टिलेज। ये 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, बट एग्जैक्टली एनसीईआरटी में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कितने कार्टिलेज से बना होता है क्या। बस आपको ये जानना है कि इट इज मेड ऑफ कार्टिलेज एंड वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज ग्लॉटिस। क्या है? एपिग्लॉटिस का नाम सुना होगा आपने, सुना लग रहा होगा, उसी के बारे में। इट इज मेड ऑफ कार्टिलेज एंड वन ऑफ इट्स made up of 9 cartilage and one of its cartilage is glottis. Clear? It is made up of 9 cartilage and one of its cartilage is glottis. glottis क्या करता है? देखो, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के ऊपर वाला पार्ट। हम अभी लैरिंक्स पढ़ा रहे हैं आपको। लैरिंक्स के बाद क्या आएगा? ट्रेकिया आएगा। क्लियर? तो जो ट्रेकिया होगा उसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा दैट इज ग्लॉटिस। क्लियर? उसी के ऊपर से ये ढक्कन की तरह काम करता है, एपिग्लॉटिस। क्लियर? आप पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ और बताती हूँ। क्लियर? लिखो। आपने क्या लिखना है? इट इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज एंड वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस। यहाँ पे एपिग्लॉटिस आप लिखोगे और इस किस चीज को कवर करती है? ग्लॉटिस वाले पार्ट को, इसीलिए इसका नाम एपिग्लॉटिस पड़ा। क्लियर? तो यहीं पे आप एपिग्लॉटिस लगा दोगे। चलो मैं इसको डायग्राम से बताती हूँ। देखो, इतना तो पता होगा, ट्रेकिया होता है, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया आता है। क्लियर? तो मान लो ये है ट्रेकिया। अब क्या अगर नहीं भी पता है तो नाम सुनो कि ट्रेकिया होता है, लैरिंक्स के बाद आता है ट्रेकिया। क्लियर? चलो, ये ट्रेकिया है, इसके ऊपर होता क्या है? ये लैरिंक्स का आपको मैंने बता दिया, ये वॉइस बॉक्स है क्योंकि इसके पास है वोकल कॉर्ड। आपने इतना तो पढ़ा होगा, हार्मोन्स जैसे मेल फीमेल में हम लोग डिस्टिंग्विश करते थे, प्यूबर्टी में क्या चेंजेस आती है। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण वोकल कॉर्ड में चेंजेस आने लगता है, लड़कों की आवाज़ अलग होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। क्लियर? तो ये क्यों होता है? लैरिंक्स यहाँ पे प्रोडक्शन किस लिए होता है? साउंड प्रोडक्शन के लिए। इट हैज वोकल कॉर्ड। क्लियर? रिलेट कर रहे हो? है। अब देखो, ये है क्या? ट्रेकिया। इसके ऊपर का जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। क्लियर? अब ये ग्लॉटिस यहाँ पे है आपका प्रेजेंट लैरिंक्स, जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अब लैरिंक्स के ऊपर क्या होता है? ये देखो, यहाँ पे एक ढक्कन जैसी चीजें होती हैं, इसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। तो मैंने अभी वही लिखा था कि लैरिंक्स इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज एंड वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस। ये किस चीज की तरह काम करता है? ढक्कन की तरह काम करता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये ढक्कन की तरह काम करता है। क्लियर? इट एक्ट, ये समझ में आ गया? इसके बारे में लिख लो। ग्लॉटिस क्या करता है? ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया पे प्रेजेंट होता है ग्लॉटिस एंड इट उसके अबव होता है लैरिंक्स और लैरिंक्स के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस, जो कि ढक्कन की तरह काम करता है। क्लियर? बंद होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और ग्लॉटिस के बारे में एक पॉइंट लिखना है और उसके बाद लैरिंक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत अभी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैंने थोड़ा सा ऐसा बता दिया, आपको लग रहा होगा क्या बता रही है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, है ना। एपिग्लॉटिस दैट कवर्स ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, दैट इज ग्लॉटिस during swallowing of food। अब तो क्लियर हो गया है ना। ये पॉइंट्स आप मेंशन कर लो ताकि मैं जो भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा तो ये पॉइंट से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ये है हमारा ट्रेकिया, इसके ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर लैरिंक्स और लैरिंक्स के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस, जो कि एक्ट करता है एज अ ढक्कन, है ना।
दैट कवर्स एपिग्लॉटिस। अगर कोई पूछे क्या होता है तो एपिग्लॉटिस जो है वो कवर करता है ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया दैट इज ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। जब हम लोग खाना खाते हैं उस टाइम पे एक्ट करता है ढक्कन की तरह। क्लियर? बस इतना ही था इस टॉपिक में। इसके बाद हम लोग 6th पॉइंट पे आते हैं दैट इज ट्रेकिया। क्लियर? आप इसको मेंशन कर लो। अब हम लोग 6th पॉइंट पे आते हैं दैट इज ट्रेकिया। तो आपको लैरिंग्स कंप्लीट हुआ होगा। ट्रेकिया के बारे में क्या लिखना है? पहली बात तो ट्रेकिया डॉर्सली प्लेस्ड होता है कि वेंट्रली प्लेस्ड होता है। मैंने आपको डॉर्सल वेंट्रल इसलिए स्टार्टिंग में बताया था। तो ट्रेकिया जो है वो वेंट्रल साइड में होता है ना, इस साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर? और यही ईसोफेगस की बात करें तो ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है, मतलब ट्रेकिया के जस्ट पीछे वाले पार्ट। क्लियर? वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस। डॉर्सली ईसोफेगस, वेंट्रली ट्रेकिया। क्लियर? उसके बाद लिखेंगे इट इज वेंट्रली प्लेस्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे? आपको इतना पता होगा, 10th में भी दिया हुआ है। इट हैज इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्लियर? इसके बारे में ये लिखना है इट हैज सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब मैं यहाँ पे इनकम्प्लीट क्यों बोली हूँ? क्योंकि देखो ये प्रेजेंट है वेंट्रली, तो वेंट्रली तो ये कंप्लीट है, लेकिन डॉर्सली तो ईसोफेगस है, तो इसलिए वहां पे वो इनकम्प्लीट हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो इट हैज सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इट इज कंप्लीट ventrally but due to presence of esophagus it has incomplete cartilaginous rings dorsally। मतलब इसमें क्या मतलब हुआ? सेम चीजें हुई कि ईसोफेगस होने के कारण ये इनकम्प्लीट हो जाता है और वेंट्रली ये कंप्लीट रहता है। क्लियर? क्योंकि ये वेंट्रली प्लेस्ड होता है। इतना चीजें आपको इसके बारे में पढ़नी थी। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि ट्रेकिया जो है वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड करता है। अब क्या होता है थोरैसिक वर्टिब्रे, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में अच्छे से बताएंगे, है ना। अगर अभी वो बताने चलेंगे तो फिर उसका पार्ट बताना पड़ेगा, इसलिए अभी क्या लिखना है? ट्रेकिया इट डिवाइड्स at the level of 5th thoracic vertebrae। और ये किसमें डिवाइड करता है? तो प्राइमरी ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स, ये सारी चीज़ों में। तो उसका मैं डायग्राम एक अलग से बनाती हूँ, आप इसको लिख लो। इसके बाद का पॉइंट मैं नेक्स्ट में बनाती हूँ। क्लियर? आप इसको लिख लो। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा ट्रेकिया। इसी रिंग को क्या बोलते हैं? सी शेप कार्टिलेजिनस, है ना। ये किसमें डिवाइड करता है? प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, उसके बाद आता है ये एल्वियोलाई बनाना। ये मैंने सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। सो ट्रेकिया T5 पे डिवाइड करता है। क्लियर?
थोरैसिक वर्टिब्रे 525 है ना, वहाँ पे डिवाइड करता है दो पार्ट्स, प्राइमरी ब्रोंकी, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकी, फिर आया सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर आया टर्सरी ब्रोंकी एंड देन लास्ट में एल्वियोलाई। अब इसका मैं पूरा आपको डिवीजन समझाती हूँ, क्लियर? आप चाहो तो इसको बना सकते हो, कहाँ तक प्रेजेंट होता है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इस डायग्राम को एक कॉर्नर में बना लो, फिर मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाती हूँ, क्लियर? मैं इस कॉर्नर में पूरा फ्लो चार्ट बनाती हूँ। पहले आया प्राइमरी ब्रोंकी, फिर आया सेकेंडरी ब्रोंकी, then tertiary bronchi, then initial bronchioles, terminal bronchioles, alveolar duct, and then alveoli. यहाँ जो भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया है वो सेम वही है। अब देखो यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजियस रिंग कहाँ तक प्रेजेंट होता है इसके बारे में एनसीईआरटी बताई है अच्छे से, है ना? तो प्राइमरी में प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी में प्रेजेंट होता है, टर्सरी में प्रेजेंट होता है और इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट होता है। तो ये वाला पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? इट हैज इनकम्प्लीट C-shaped cartilaginous rings। क्लियर? इतना चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग ये बात करेंगे कंडक्टिंग जोन क्या होता है और रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है। बस थोड़ा सा पार्ट बाकी है, उसके बाद इस लेसन को एंड करते हैं, क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ। अब मैं पूरा इरेज करके आपको एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ, फिर मैं कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है उसको उसी में मेंशन करके बता दूंगी तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, है ना? आई होप सो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि कौन से पार्ट में डाउट है ना? पहले मैंने बोला था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या फिर नेयर्स, इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर लीड्स टू इंटरनल नॉस्ट्रिल। समझ में आ रहा होगा, फास्ट चल रही हो। देन इट लीड्स टू फेरिंक्स, फेरिंक्स लीड्स टू लैरिंक्स, लैरिंक्स लीड्स टू ट्रेकिया, ट्रेकिया divides at the level of fifth thoracic vertebra into primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, initial bronchioles, दिख रहा है? आई होप सो दिख रहा है। इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी। वो सब चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं एक दो पॉइंट उसमें मेंशन नहीं करा रही हूँ, है ना? इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद लिख लो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलर डक्ट एंड लास्टली एल्वियोलाई। आज तो मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, जो भी मैंने इस फ्लो चार्ट में लिखा है बस उतना ही बताया है। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, है ना? तो मैंने यहाँ तक वाले पार्ट को प्राइमरी ब्रोंकी से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक क्या होता है? सी शेप, इनकम्प्लीट, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट। क्लियर? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से इनिशियल ब्रोंकियोल्स वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं? फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टिल इंटरनल इनिशियल ब्रोंकियोल्स, दिस
और बाकी का जो पार्ट है वो होता है रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर। अब कंडक्टिंग जोन क्यों बोला जाता है, इसको रेस्पिरेटरी जोन क्यों बोला जाता है, मैं बताती हूँ आपको। एक बार आप इस फ्लोचार्ट को बना लो। क्लियर। वहाँ पे दिख जाएगा आपको कौन से पार्ट में मैं क्या बता रही हूँ। क्लियर। तो आप इसको मेंशन करो, फिर 2 पॉइंट्स बचता है, उसके बाद इस लेसन को एंड करते हैं। अब मैं बताती हूँ एक कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन को बोलते हैं एक्सचेंज जोन। क्लियर। उसका दूसरा नाम एक्सचेंज जोन भी है। पहले आता है कंडक्टिंग जोन, क्लियर, एंड सेकेंड इज रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक को बोलते हैं, फ्रॉम external nostril till terminal bronchioles। मैंने इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक अभी इसलिए बोला था क्योंकि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वाला जो वर्ड है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट मैंने अगर बता दिया है तो मैं वहां तक मेंशन करा देती हूँ। क्लियर। फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी जोन को एक्सचेंज जोन भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलाई, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन। अब कंडक्टिंग जोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट ह्यूमिडिफाइज एयर, it brings air to its body temperature। यानी कि जो भी सराउंडिंग का एयर है सेम वैसा हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो और बाहर का टेम्परेचर हो, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, वेरी कर सकता है। तो एयर का भी टेम्परेचर वेरी करेगा, तो वो जब अंदर जा रहा है तो बॉडी टेम्परेचर में एयर को लाना पड़ेगा, है ना। उसका काम कौन करता है, कंडक्टिंग जोन करता है। ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स एयर टू इट्स बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद क्या करता है, इट ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल। यानी कि आपको पता होगा हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस होता है। क्यों होता है, फैशन के लिए तो भगवान ने दिया नहीं है, है ना, सबका वर्क है पार्टिकुलर। तो वो क्या करता है, हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल को, है ना। एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है तो उसको हेयर्स क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। म्यूकस भी सेम वर्क करता है। तो कंडक्टिंग जोन का आई होप सो आपको फंक्शन समझ में आ रहा होगा। अब क्योंकि रेस्पिरेटरी जोन में एक्सचेंज जोन है लिखा हुआ ऑलरेडी, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज जोन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको पता है एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। अब मैं इस सेशन जो भी बोल रहा हूँ उसको एंड करती हूँ, यहीं तक आज पढ़ाती हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लंग्स के बारे में बताऊंगी, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, क्या होता है नहीं होता है, एल्वियोलाई के बारे में बताऊंगी, और बाकी जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एनसीईआरटी में वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इस सेशन को बहुत अच्छे से देखना है और एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। आपका एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं हुआ होगा। क्लियर। सो चलिए तब तक आप इसको लिखिए और एनसीईआरटी पढ़िए।